Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper analysis. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर रिलेट करता है विद ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड इसको आप मेंस में एज एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। ये न्यूज किस बारे में है? जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है दैट इज रिलेटेड टू दी संथाली लैंग्वेज। एंड संथाल क्या है? एक ट्राइब का नाम है। संथाली लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें भी इंक्लूड किया हुआ है, right? So that is why it is very very important. So government of India has launched centenary celebrations of the old Chiki script 1925 में इसको बनाया गया था, इस स्क्रिप्ट को फॉर्म किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड द इनॉग्रल फंक्शन इन न्यू दिल्ली. नाउ रिलीज ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 100 years. तो इसके याद में हमने एक कमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया है एंड साथ में एक पोस्टल स्टैम्प भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट? तो दिस इज द न्यूज, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट. ये जो स्क्रिप्ट है, अच्छा सबसे पहले हमें ना स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए. स्क्रिप्ट क्या होती है? राइटिंग स्टाइल, कि किसी भी भाषा को हम किस तरीके से लिख रहे हैं. क्योंकि जब हम बोलते हैं फोनेटिक्स, जो हमारे वोकल्स हैं वो तो हमारे एक जैसे से ही होते हैं, लेकिन जब हम लिखने पे आते हैं किसी भी भाषा को समझने का जो स्टाइल है, जो राइटिंग स्टाइल है, दैट इज नोन एज स्क्रिप्ट, राइट? जैसे इंग्लिश को हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और अगर मैं बात करूं हिंदी की तो उसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट्स में लिखते हैं, और अगर मैं बात करूं आपके साथ अबाउट दी पंजाबी लैंग्वेज तो उसमें हम गुरमुखी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर संथाली लैंग्वेज को अगर लिखना होगा तो 1925 में ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को बना दिया गया था. तो राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द संथाली लैंग्वेज. इट वाज क्रिएटेड इन 1925 बाय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 1925 बिकॉज 100 years अब सेलिब्रेट किए हैं हमने उसके, तो दैट इज वाई किसने ये स्क्रिप्ट बनाई, किसका मेजर इसमें योगदान रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट. कंटेन्स 30 लेटर्स डिजाइंड टू रिप्रेजेंट संथाली फोनेटिक्स. तो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो वोकल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इमेज में. एंड हियर इज पंडित रघुनाथ मुर्मू. तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 लेटर्स है इसके स्क्रिप्ट में. जैसे इंग्लिश में हम 26 अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पर कितने हैं? 30 हैं, राइट? आइए चलते हैं आगे. Then, about Santhali language, so this is a tribal language belonging to the Austroasiatic. It is belonging to the Austroasiatic language family, right? And then यहाँ पर spoken in Jharkhand, Odisha and West Bengal, Assam, Bihar. इन regions में जहां जहां ये tribals रहते हैं, संथाल tribals, वहां पर ये भाषा बोली जाती है. Historically, an oral tradition before development of script was present. बिकॉज भाषा पहले बनी है और उसका लिखना बाद में शुरू किया गया है. बिफोर ओल्ड चिकी, संथाली ट्राइब जो संथाली जो लैंग्वेज है वो बोरोड स्क्रिप्ट से अपनी लैंग्वेज को लिखते थे. फॉर एग्जाम्पल रोमन, बंगाली, ओडिया, देवनागरी, इन सारी स्क्रिप्ट्स का एक मिक्सचर यहाँ पर यूज किया जाता था. दीज स्क्रिप्ट्स कुड नॉट रिप्रेजेंट यूनिक साउंड्स ऑफ संथाली. जो प्रॉपर एक लैंग्वेज के यूनिक वोकल्स हैं, उनको ये सारे मिक्स जो लैंग्वेजेस हैं, रोमन स्क्रिप्ट है, बंगाली स्क्रिप्ट है, वो उसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रही थी. दैट इज वाई यहाँ पर जरूरत पड़ी एक अपनी खुद की स्क्रिप्ट की. तो आपको मेजर इसमें क्या याद रखना है कि जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है दैट इज रिलेटेड टू संथाली लैंग्वेज, ठीक है? देन contribution of old Chiki provided scientific and phonetic writing system, enabled literature education, documentation of the culture. इसकी वजह से जो preservation of tribal culture है वो आसान हो जाता है, specifically for the संथाली tribe, right? तो यहाँ पर जितना भी उनका कोई भी documentation है वो करना आसान रह जाएगा. Preservation of their culture will be easy. Education, providing the education in the mother tongue, that will also become very very easy, right? Then constitutional and institutional recognition की अगर हम बात करें तो संथाली लैंग्वेज इंक्लूडेड इनटू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 2003 में इसको इंक्लूड कर लिया गया था. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसलेटेड इनटू संथाली इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट. 2025 में इसको हमने क्या कर दिया है? इसको ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन की संथाली स्क्रिप्ट की जो एक इमेज है वो भी देखने को मिल रही है स्क्रीन पर.
ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, वही जो अभी हमने डिस्कस किया, एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर यहां पर देखने को मिलेगा, तो लिंग्विस्टिक डिग्निटी जो ट्राइब्स की है एंड आइडेंटिटी, उसको हम क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये सिंबल है उसका कि आपने इतना इंपॉर्टेंस दिया है किसी ट्राइबल लैंग्वेज को, राइट। जो हिंदी डोमिनेशन है, हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेशन का जो डर बना रहता है डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को, उसको हम यहाँ पर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट देयर इज नो डोमिनेशन ऑफ हिंदी, enables participation of tribal communities in education and public life, because they will also be able to understand whatever is written in different languages, whatever is taught in other languages, that will be translated, that will be written in their own script, own language, and you all know कि मदर जो टंग है उसमें समझना किसी भी चीज को ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा आसान होता है, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स अ लॉट एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स टू अपस्केल देयर लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यूपीएससी मेंस में इसके ऊपर पहले से ही क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो ट्राइबल का नॉलेज सिस्टम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी का नॉलेज सिस्टम, हाउ इज दैट, ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है, इसीलिए हमारे लिए अब ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मेंस में आता है कि हम जो ये रिकॉग्निशन दे रहे हैं ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को, इससे सिग्निफिकेंस क्या आएगा, राइट, तो उसमें ये लैंग्वेज, उसमें आपको ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। कल्चरल इंक्लूजन एंड डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट, इससे हम कल्चरली जो भी आइडेंटिटी, जो भी कम्युनिटीज हैं जो अपने आप को अलग समझती हैं, जो अपने आप को इंक्लूडेड नहीं समझती, ये प्रूफ है कि हम उनको क्या करते हैं, इंक्लूसिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड साथ में उनको डेमोक्रेसी में एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं, हम किसी एक भाषा को, किसी एक आइडेंटिटी को थोप नहीं रहे हैं, डोमिनेशन में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम सभी की डाइवर्सिटी, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको अपहोल्ड कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यहाँ पर जो भी नया लर्निंग सिस्टम है उसमें हम पुराने स्क्रिप्ट्स को, पुरानी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में जो ब्रिज की तरह ये जो स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से ये रहेगा, राइट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ये न्यूज़पेपर्स में हर जगह अब आपको देखने को मिलेगा एआई समिट, ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इससे पहले जो 2026 की समिट है ये इंडिया में होने वाली है, ऑब्वियसली दिल्ली में हो रही है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, अगर यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1-2 साल पुरानी भी आपको जो समिट्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इससे पहले जो ये इम्पैक्ट समिट हुई थी, ये कहाँ हुई थी, दैट टुक प्लेस इन पेरिस, ठीक है, फ्रांस में हुई थी, एंड उससे पहले कहाँ हुई थी, 2024 में इट टुक प्लेस इन सोल, कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अब ये इंडिया में हो रही है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, सिंपल तरीके से अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो दैट इज मशीन लर्निंग। तो मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर्स, जब सीखते हैं किसी भी प्रोसेस की तरफ से, जब मशीन्स सीख लेती है, लैंग्वेजेस को सीख लेती है, या कोई भी जो टास्क है जो जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस तो वैसे तो कंप्यूटर की है, वैसे तो एक मशीन की है, लेकिन वो बिहेव किस तरीके से कर रहे हैं जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज सिंपल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि दिमाग तो लग रहा है, टास्क तो वही हो रही है जो इंसानों से एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो एक मशीन करके दे रही है खुद से, बस आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है, आपने उसको कमांड देनी है, ठीक है। ओके, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे आसपास जो डेली लाइफ में देखने को मिलता है दैट इज चैट जीपीटी, है ना, ये सबको ही पता है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, तो ये सब हमें पता ही है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि दो टाइप से डिफरेंट किया गया है एआई को, एक है जनरल जनरेटिव एआई, एक होता है नैरो एआई, ठीक है, एएनआई जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस वो होता है कि जिसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया हो और उसका जो लर्निंग मॉडल है वो उसी को परफॉर्म करने के लिए ही बना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको व्हाट्सएप में यहाँ पर चैट बोट देखने को मिलता है, तो जो चैट बोट्स है, एलेक्सा है, सिरी है, ये जो एआई है ये एक नैरो है, ये आपको लिमिटेड रखता है कि जो कमांड उनको जो जिस पर्पस के लिए उनको बनाया गया है वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं, अपने जो स्फीयर है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा जो जनरेटिव एआई है, अभी वो थियोरिटिकली ही प्रेजेंट है, लेकिन उसको बोलते हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली मिमिक कर पाएगा, लेकिन अभी उसके हमारे पास बहुत ज्यादा मॉडल्स प्रेजेंट नहीं है।
अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जिससे हम अभी भी शॉक्ड है, जिसके यूजेस से हम बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, वो अभी भी नैरो है। तो दैट इज वाई यहाँ पर बोला जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले समय में जॉब्स हैं उनको खत्म कर सकता है, क्योंकि अभी जनरेटिव एआई हमने नहीं देखा है, ठीक है, ऑन ग्राउंड नहीं देखा है। यस, दे आर बीइंग डेवलप्ड, बट वाइड स्केल यूज अभी उसका होना शुरू नहीं हुआ है। अभी तक हम सिर्फ नैरो एआई ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट मेजर ग्लोबल एआई गैदरिंग हुई है, होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में पहली बार एआई समिट हो रही है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली जो साउदर्न ग्लोब है, साउदर्न जो कंट्रीज हैं, उसमें सबसे पहले इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने इसको होस्ट किया है, पार्टिसिपेशन नहीं। फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंटल ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम जब इसको होस्ट कर रहे हैं तो इंडिया का फोकस इन पैरामीटर्स पर है। अभी हम आगे कुछ इमेजेस भी देखने वाले हैं, वो डायरेक्टली हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज पीआईबी से डायरेक्टली उठाई है। वो यूं के यूं आप डायग्रामेटिकली या यूं के यूं आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेशक अगर इस एआई इंपैक्ट सबमिट के ऊपर क्वेश्चन आए ना आए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा है उसमें आप कोट करके वो पिलर्स या फिर आप जो सात जो चक्रास है उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कौन से किस चीज की हम बात कर रहे हैं। पहले तो देख लो ऑब्जेक्टिव ऑफ समिट क्या है, ताकि जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, क्योंकि सबको ही इनवाइट करें, इंपॉर्टेंट लीडर्स को इनवाइट करें, आई मीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एआई जैसे मुद्दे के ऊपर ग्लोबल कोलैबोरेशन यहां से पॉसिबल हो पाएगा। आई एम सॉरी। देन एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई यूज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ह्यूमन को ही हार्म करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते रहे। एक्सेलरेट एआई अडॉप्शन इन प्रायोरिटी सेक्टर्स, जो भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स है, जैसे हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, अगर उन सेक्टर्स में हम एआई को क्या करें, अडॉप्ट ज्यादा से ज्यादा करने में मदद करेंगे। देन पोजिशन इंडिया एज ग्लोबल हब, कि इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ ग्लोबल हब फॉर द एआई, राइट। दिस इमेज आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस हैज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द पीआईबी, ठीक है, ये हमें देखना है। थ्री फाउंडेशनल पिलर्स, इनको हम थ्री सूत्र भी बोल रहे हैं। लेट मी लाइक मैग्नीफाई दिस हियर फॉर यू। सबसे पहला जो फोकस रहेगा, तीन सूत्र जो बोले गए हैं, दैट इज पीपल। सबसे पहला यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पीपल। पीपल में क्या बोला है, एआई मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी, प्रिजर्विंग डिग्निटी एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी, कि ऐसा एआई डेवलप करना है कि सभी को इंक्लूडेड भी फील हो, एंड यहाँ पर जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको भी अपहोल्ड करके हम चलेंगे। दूसरा प्लैनेट, प्लैनेट के मामले में क्या है कि सस्टेनेबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। साथ में प्रोग्रेस, एआई का जो बेनिफिट है ये इक्विटेबली शेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रीजनल इंबैलेंस देखने को मिले, कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है और ज्यादा प्रोग्रेस वहां पर हो रही है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज है या जो ऐसे एरियाज जहां पर एजुकेशन या जहां पर जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस के जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत कम है, तो वहां पर ये पहुंच ही नहीं पा रहा है, उनको इसका एक्सेस ही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं करना, इक्विटेबली शेयर करना है। एडवांसिंग ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, की जो डेवलपमेंट है एआई के तहत वो सबके साथ इक्वली शेयर हो, सभी कंट्रीज को ही मौका मिले प्रोस्पेरिटी का, ठीक है। तो ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसमें बोल सकते हैं कि इंडिया इज फोकसिंग ऑन थ्री सूत्रा, दैट इज पीपीपी, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, राइट। चलिए अब यहाँ पर सेवन चक्रास की बात करें, थीम्स फॉर ग्लोबल कॉपरेशन, तो यहाँ पर सेवन चक्रास ट्रांसलेट द गाइडिंग सूत्रास इनटू कॉन्क्रीट एरियाज ऑफ मल्टीलेटरल एक्शन, की सिंपल बात है कि सात जो एजेंडाज है जिनको हम फोकस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, की सोशल एम्पावरमेंट हमें करनी है, यहाँ से ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना है, रिजिलियंस एंड इनोवेटिव एफिशिएंसी लेके आनी है। देन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज, डेमोक्रेटाइजेशन इज इक्वल टू सिमिलरली कि सबको इक्वली वो बेनिफिट दे। एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, यहां पर भी सोशल एम्पावरमेंट था, यहां पर भी सोशल गुड है। इसका मतलब देखो मेजर फोकस यहां पर क्या है कि एआई को डेवलप करना है, यस करना है, इकोनॉमी को करना है, यस डेफिनेटली करना है, लेकिन उसमें ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन की जो लाइफ है उसी को ही इम्पैक्ट, एडवर्सली इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, उसको हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है। तो सोशल गुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली साइंस में तो रहेगा ही रहेगा, एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई होना चाहिए। यू ना हो कि एआई के नाम पर जो प्राइवेसी है पीपल की वो यहाँ पर स्टेक पर रहे, ठीक है। तो ये जो आपका पीडीएफ है ये आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है। चलिए
देन सेक्टोरल रोल ऑफ एआई क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर इंडिया फोकस करना चाह रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इट इज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड मोर ओवर गवर्नेंस ऑल्सो, कि हेल्थ केयर में ताकि टेलीमेडिसिन हम कर सके, डायग्नोस्टिक थोड़ा आसान हो सके और जल्दी फास्ट डायग्नोसिस होगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा तो अर्ली डिटेक्शन हो पाएगा, अर्ली डिटेक्शन होगा तो टाइमली उस डिजीज को ट्रीट भी कर पाएंगे। एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग, कि इस समय यहाँ पर कितना न्यूट्रिशन की कमी है सॉइल में, एंड इस समय पर यहाँ इस सॉइल में कौन सी क्रॉप उगानी है, कितने समय तक उसको रखना है, ऑल दैट कैन बी लाइक टोल्ड बाय द एआई। ठीक है, एआई सिस्टम्स, क्रॉप प्रिडिक्शन हो सकता है कि कितना यील्ड आएगा इस सॉइल से, कितना प्रोडक्शन सिस्टम आने वाला है। देन एजुकेशन, अडेप्टिव लर्निंग एंड गवर्नेंस में लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस डिलीवरी, कि जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट की तरफ से वो ट्रांसलेशन उनका आसानी से हो सके, एंड साथ में जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर हो सके, पता चल सके, पैरामीटर्स हमारे पास सेट हो, एआई ऑटोमेटिक डिटेक्शन यहाँ पर हो सके कि कहाँ पर कितनी ज्यादा सर्विस डिलीवरी पॉसिबल हो पाई है, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, वो सारा एआई से जनरेटेड एक सिस्टम यहाँ पर हम बना सकते हैं। ऑल दो गवर्नेंस में लैंग्वेज ट्रांसलेशन इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है भाषिणी की फॉर्म में, राइट, लेकिन इसमें हमें और भी आगे जाना है गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। नाउ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं समिट में, जो इसको लीड कर रहे हैं? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसको हम मेटी भी बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विल बी देयर। इंडिया एआई मिशन जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ये सारी चीजों के अंडर हम क्या कर रहे हैं, इसको कैरी ऑन कर रहे हैं, राइट। लेट्स सी। देन यहां पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ 2 नेशनल एआई हेल्थ इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया। जो भी हमने बात करा है कि सेक्टोरल जो डेवलपमेंट है एआई की वो होनी जरूरी है, तो हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से 2 एआई जो प्लेटफॉर्म्स है लॉन्च किए गए हैं, दैट इज सही एंड दैट इज बोध एआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सही क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, ये स्ट्रैटेजी दिखाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है हेल्थ केयर में, एंड बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर ये डेटा को सेट करेंगे, बेंचमार्क सेट करेंगे, जिससे हम डेटा को जो भी आउटकम्स हैं, जो हमारे इनिशिएटिव्स की तरह से आउटकम्स आ रहे हैं, उनको हम उस बेंचमार्क से ऑटोमेटिकली हम कंपेयर कर सके, उसी के तहत हम आगे जाके उसमें और ज्यादा आगे इंप्लीमेंटेशन एंड स्टेप्स ले सके हेल्थ केयर सिस्टम में। साथ में यहाँ पर बोध के वजह से, बोध के साथ हम क्या भी इंश्योर करेंगे कि जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन का या किसी एक पर्टिकुलर एरिया की सिटीजन्स का, तो वहां से उनकी प्राइवेसी जो है वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के पास ना जाए, वो गवर्नमेंटल एजेंसीज के पास ही रहे, ये एआई से हम इंश्योर यहाँ पर करेंगे। दैट इज द मेजर सीन हियर, राइट। तो सही की बात करें यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन देगा कि गवर्नेंस एआई सिस्टम का कैसे हो सकता है, डेटा स्टीवर्डशिप एंड मैनेजमेंट करेगा, वैलिडेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एआई टूल्स रहेगा, डिप्लॉयमेंट इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम हम करेंगे, सपोर्ट टू स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर रिस्पॉन्सिबल एडॉप्शन। अभी आपके लिए यहाँ पर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि सही एंड बोध एआई दे हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, पहले तो ये पता होना चाहिए, या पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव नाउ लाइक इंस्टीट्यूटेड ऑल दीज बोथ जो आपका एआई प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, बोध दोबारा से मैं बता रही हूँ, इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नाउ इसमें क्या है, प्राइवेसी प्रिजर्विंग बेंचमार्क्स भी हैं कि ऐसे बेंचमार्क सेट करने जो आपको प्राइवेसी भी दें और आपके डेटा को एक कंपैरिजन भी दे बेंचमार्क्स के तहत। नो शेयरिंग ऑफ अंडरलाइंग डेटा सेट, कि जो डेटा सेट है आपके पास उसको शेयर नहीं करना है किसी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ, ताकि जो सिटीजन्स की, देखो पता है वैसे क्या होता है यहाँ पर, ये प्राइवेसी इतनी मैटर क्यों कर रही है, सिंपल बात ये है कि अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन, कंट्री छोड़ो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोई भी है, तो वहां का जब हेल्थ कंसर्न्स या हेल्थ जो आउटपुट है, हेल्थ आउटकम्स है, जब वो डेटा अगर पब्लिक हो जाता है या किसी एजेंसी को बेच दिया जाता है या किसी एजेंसी को एक्सेस मिल जाता है, तो उसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बदल देते हैं, एंड वही सारे प्रोडक्ट्स आपको सोशल मीडिया पर एंड आपको पब्लिकली वो फ्लड कर दिया जाएगा, एंड आपके जो माइंड है उसमें बम्बार्डिंग होगी उन आइडियाज की, सो दैट दे कैन विन ओवर दी अदर कंपनीज एंड दे कैन विन ओवर दी लाइक प्रॉफिट जो भी इसमें हेल्थ केयर से उनको निकलेगा। तो
एक ये जो प्राइवेसी है डेटा की यहीं से है, इसमें ये कुछ नहीं है कि आपके अगेंस्ट कुछ यूज होगा डेफिनेटली, बट दे कैन हेल्प द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड दे कैन हैव large profits out of it, which is not a competitive market for other companies also. ठीक है, कुछ कंपनी ज्यादा बड़ी हैं, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, दे कैन पे द प्राइस फॉर इट, सो दैट इज वाई यहाँ पर जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रखनी है फॉर द कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल्सो इन द हेल्थ केयर, राइट। देन बोध इज अ डिजिटल पब्लिक गुड अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो हमने बनाया है, उसमें ये डिजिटल पब्लिक गुड की तरह से दिया जाएगा। देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स यहाँ पर क्या रहेंगे, वही कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी हमारी बढ़ जाएगी। दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द पीआईबी ओनली। डेवलपिंग एआई पॉलिसीज टेलर्ड टू रीजनल नीड्स, कि रीजन स्पेसिफिक नीड्स कैसी हैं, वहां पर एआई बताएगा कि इस एरिया में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। देन स्ट्रेंथन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेगा। डेमोन्स्ट्रेट रेडीनेस फॉर एआई ड्रिवन इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, राइट। देन बिटवीन whom academia startups and governance, then amplify regional AI awareness, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टेट सेंटर कोलैबोरेशन बढ़ सकता है एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दी पीपल, राइट। दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आगे जाके अब जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे। नाउ हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, काफी समय से ये न्यूज में चल रहा था। अब यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको हरी झंडी दिखा दी है, आई मीन इसको ओके कर दिया है। ये प्रोजेक्ट अब यहाँ पर ठीक है, ये एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, ये यहाँ से एनजीटी की तरफ से बोल दिया गया है। तो एनजीटी upheld environmental clearance for the project, यहाँ पे क्लियरेंस मिल गया है। देन डिबेट कंटिन्यूज ओवर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ट्राइबल राइट्स एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, कि इसका क्या फायदा होने वाला है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। तो व्हाट इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हियर, दिस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हियर also called holistic development of the Great Nicobar Island, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, ट्रांसफॉर्म द आइलैंड इनटू अ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक हब। ये जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार, वहां पर जो निकोबार आइलैंड है वो साउथ साइड है, अंडमान के साउथ में है। तो वहां पर हमें देखो बात क्या है पता है क्या, ये जो एक ग्लोबल जो मैरीटाइम जो आपका पैसेज है दैट इज मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि मलक्का स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मलक्का स्ट्रेट के आसपास ही हमारा निकोबार आइलैंड लोकेटेड है एंड वहीं पर हम एक अपना मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बना रहे हैं। तो वो स्ट्रैटेजिकली इंडिया को एक अपर हैंड देगा अगर हम इंटरनेशनल मैरीटाइम की बात करें तो, ठीक है। चाइना इज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट दी मलक्का, कि अगर बाई चांस जैसे अदर कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न कि अगर चाइना ने, बिकॉज साउथ चाइना सी को अभी वो कंट्रोल कर ही रहे हैं, दे आर ऑन दी लाइक डिस्प्यूट्स ओवर दी पार्सल आइलैंड्स है ना, अलग स्पार्टले आइलैंड्स है, सबके साथ वो मतलब यहाँ पर वो 9 डैश लाइन का जो कंसेप्ट आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं वो सारा कंसेप्ट इसके साथ एसोसिएटेड है कि दे आर कंट्रोलिंग, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दी साउथ चाइना सी एंड नाउ ऑल्सो दे कैन ब्लॉक दी मलक्का स्ट्रेट एनी डे, ठीक है। तो मलक्का स्ट्रेट अगर ब्लॉक होता है तो हमारा जो एक्सेस है साउथ ईस्ट के पास वो ब्लॉक हो सकता है एंड ये कंसर्निंग है। तो दैट इज वाई हमारे पास भी एक ऐसा स्ट्रैटेजिक हब होना चाहिए जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं एंड हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हब एक बना सकते हैं अपने आइलैंड नेशंस में भी, सॉरी आइलैंड स्टेट्स में भी, आइलैंड्स में, ठीक है, नेशन नहीं बोलेंगे, इंडिया का ही पार्ट है। देन लोकेटेड नियर मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट्स क्लोज टू द मलाक्का स्ट्रेट के क्लोज है, राइट। हियर यू कैन सी दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्स ओनली। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें एक एयरपोर्ट प्रपोज किया गया है, इसमें पावर प्लांट प्रपोज किया गया है और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट भी है, पोर्ट भी है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जहां से लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड एक थोड़ा रिलैक्स जो रिफ्यूलिंग है, नॉट रिलैक्सिंग, रिफ्यूलिंग ऑफ दी शिप्स भी यहाँ पर पॉसिबल है। पावर प्लांट भी हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर पीवीटीजीज रहते हैं, राइट। वी नो दैट हमारे पास 75 पीवीटीजीज हैं ऑल ओवर इंडिया एंड वो कितने स्टेट्स में प्रेजेंट है, 18 स्टेट्स एंड 1 आइलैंड दैट इज अंडमान एंड निकोबार। तो निकोबार में जैसे शॉम्पेन है, निकोबारीज है, ये पीवीटीजीज है। तो इनकी जो हैबिटेट है उसको उसका लॉस हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को हाउस देता है, मतलब जगह देता है। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास, जिसका पार्ट गलतिया नेशनल पार्क भी है, राइट। तो ये जो बायोस्फीयर है, ये पार्क है, इसमें भी लॉस देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर देखो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो यू विल हैव टू कट डाउन द फॉरेस्ट, यू विल हैव टू डिस्प्लेस द ट्राइब्स आल्सो एंड डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे जो स्पीशीज है ना, फ्लोरा
फोना को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड ऑल्सो द ह्यूमन लाइफ एज वेल। ठीक है, इसीलिए इस पे मुद्दा उठा हुआ था। आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट याद रखना है कि हम कौन से आइलैंड में, लक्षद्वीप में नहीं कर रहे, अंडमान में नहीं कर रहे, कार में नहीं कर रहे, हम किस में कर रहे हैं, निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, राइट। देन दूसरा, हम यहाँ पर क्या क्या प्रपोज कर रहे हैं, पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कर रहे हैं, पावर प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए गैलेथिया नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज इन दी ग्रेट निकोबार आइलैंड। एंड आपसे पूछा जाए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, चलो ये तो बहुत अंडरस्टूड सी चीज है, ये यहाँ पर हमें ग्रेट निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है, राइट। देन प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एन इंटीग्रेटेड टाउनशिप, के एक ऐसा टाउनशिप भी बनाया जाएगा जिसमें इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। प्रोजेक्ट एंटेल्स डाइवर्सिफिकेशन सॉरी डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड, फेलिंग ऑफ ऑलमोस्ट अ मिलियन ट्रीज। तो ये हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनको हार्म दे सकता है, ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वहां पर उनकी तरफ से एक पिटीशन दी गई थी एनजीटी को, एंड एनजीटी ने अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अपहेल्ड कर दिया है, इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, हमें चाहिए स्ट्रैटेजिक अगर डेवलपमेंट चाहिए इंडिया की तो, राइट। देन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना रहे हैं गलथिया बे में, देन ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, पावर जनरेशन, टाउनशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट। स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव वही है ताकि ये इंडिया की जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है उसमें जो इंडिया की पोजीशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। ऑल्दो वी हैव मेजर पोर्ट्स ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन, वी हैव अ वेरी वेरी ह्यूज कोस्ट लाइन, but still we need certain positions outside the mainland so that we can have a secure safe maritime trade, reduce dependence on the foreign transshipments and hubs, enhance presence in the Indo Pacific में हमारी presence बढ़ेगी, promote economic development and connectivity हमारी majorly यहाँ से बढ़ सकती है। then geographical ecological and cultural context यहाँ पर क्या आ रहा है कि ग्रेट निकोबार इज वन ऑफ द लीस्ट डिस्टर्ब्ड एरिया, दैट इज वाई यहाँ पर जो फ्लोरा फोना है वो बहुत रिच है, एंड साथ में यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो भी पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। देन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। देन लोकेटेड इन सिस्मिकली एक्टिव रीजन अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक्स एंड सुनामी रिस्क, तो यहाँ पर जो हम डेवलपमेंट करने भी वाले हैं वो एक सिस्मिकली एक्टिव, मतलब अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंट है, सुनामी की जो वेव है यहाँ पर आ सकती है। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड राइट्स, जैसे कि आइलैंड इनहेबिटेड बाय इंडिजिनस ग्रुप्स लाइक शॉम्पेन एंड निकोबारीज, तो यहाँ पर जो पीवीटीजी शॉम्पेन है वो रिजाइड करती है, निकोबारी ट्राइब भी रिजाइड करती हैं। तो कंसर्न हमारे पास यही है कि हैबिटेट लॉस होने वाला है, एंडेमिक जो स्पीशीज है उनको थ्रेट होगी क्योंकि उनका भी हैबिटेट लॉस होगा, इम्पैक्ट ऑन कोरल रीफ, तो वहां पर जो कोरल रीफ है उनकी भी ब्लीचिंग हो सकती है, अगर उनको थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस फील होती है तो वहां पर कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाती है, तो इससे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्रप्शन ऑफ लाइवलीहुड, जो वहां पर लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड डिस्रप्ट हो सकता है। एंसेस्ट्रल लैंड राइट्स पर सवाल उठ सकता है क्योंकि अब फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्या, ठीक है। देन एक्सपोजर टू आउटसाइड पॉपुलेशन एंड डिजीज रिस्क, कि अगर जो वहां पर अलूफ रह रहे हैं वो बिल्कुल अलग रह रहे हैं, जो लोग हैं वो अब यहाँ पर मूव करेंगे तो जो कॉमन पॉपुलेशन है उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, या जो पॉपुलेशन वहां जाके रहेगी उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, एंड दे माइट बी एट रिस्क बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड सच काइंड ऑफ एंटीबॉडीज इन देयर लाइक हेल्थ सिस्टम जो मेन लैंड की पॉपुलेशन में डेवलप हो चुकी है या दूसरी पॉपुलेशन में दूसरे ग्रुप्स में डेवलप हो चुकी है, सो उनकी पॉपुलेशन के ऊपर रिस्क है। देन लार्ज स्केल डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड रिक्वायर होगी, इसमें हमने अभी डिस्कस किया कितने 1 मिलियन ट्रीज यहाँ पर गिराए जाएंगे। देन ट्राइबल रिजर्व एरियाज अफेक्टेड, क्वेश्चंस ओवर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट की उनका क्या, तो एनजीटी एंड गवर्नमेंट पोजीशन यहाँ पर वही है, हमने बात करी एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो चुका है। यहाँ पर बस ये बोला जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजिकली देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, और गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि आगे अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कम्युनिटी पर, किसी भी इकोसिस्टम पर, तो वहां पर मिटिगेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स लिए जाएंगे सरकार की तरफ। लेकिन ये तो देखो आगे देखने को ही मिलेगा, आगे ही पता चलेगा कि इसमें क्या और चेंजेस वो करेंगे, बिकॉज हमें अब तक यही देखने को मिला है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो कम्युनिटीज जिनका अब यू कैन से जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, हमेशा वो एट रिस्क ही रहती है, उनकी डिस्प्लेसमेंट ही होने वाली है, एंड उनकी पॉपुलेशन जो ऑलरेडी पीवीटीजीज है, पीवीटीजीज को हम एक तो पॉपुलेशन डिक्लाइन, स्टेगनेंट पॉपुलेशन या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही बताया होता है कि अगर पीवीटीजीज के क्राइटेरियाज हम देखें तो वो
जो उनकी पॉपुलेशन है दैट इज स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग, राइट? तो अगर आप अभी भी यहाँ पर उनको डिस्प्लेस करेंगे तो उनके पॉपुलेशन पे और ज्यादा खतरा आ सकता है, राइट? सो दैट्स ऑल इन टूडेज डिस्कशन. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.